दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं और सबसे हमने प्रेरणा ली है अलग अलग तरीके से, लेकिन आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जो हर व्यक्ति को प्रेरित कर सकती हैं। जिनके अचीवमेंट्स, जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, हम सबको प्रभावित करेंगी। मैं जब से उनसे मिला हूँ, मैं पर्सनली उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं खुद उत्सुक हूँ उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं दीपक कुमार सिंह। दीपक सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे ये मौका दिया इतने बेहतरीन शो के अंदर आने का। और आप इंडस्ट्री के लिए सर एक मिसाल हैं। आपने बहुत ही बड़ा काम किया है कि जैसे होता ना, समुद्र में सारी नदियाँ आके मिलती हैं, तो इतने सारे अचीवर्स मुझसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है इस इंडस्ट्री में। और उनसे एक नए जो लोग हैं, है ना, उनको पॉसिबल नहीं है ऐसे सुपरस्टार से मिलना, उनके बारे में जानना। तो आज आपने पूरी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है और इतने सारे लोगों को गाइडेंस मिल रही है, उनको सीखने को मिल रहा है और उससे बहुत फ़ायदा इस इंडस्ट्री का हो रहा है। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई है आपको, आपने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। तो यही थैंक है सर, मुझे बहुत अच्छा आज प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ में यहाँ पर हूँ, है ना। बहुत दिन से आपको हम देखते आ रहे थे और आज मिलके लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम आज यू मिल जी रहे जी। हैं, क्योंकि इतना हमने आपको सुना है, देखा है। थैंक यू सो मच दीपक बिल्कुल। सर। आप मुझे मालूम है कि पीछे कुछ इश्यूज हो गए थे, यस सर, उसके जी जी जी। बावजूद जी जी। आप मेरठ से स्पेशली इतना लंबा चल के आप आए हैं और आप रियली बहुत इंस्पायरिंग हैं, सबके लिए इंस्पायरिंग है। और मेरे लिए पर्सनली, मैं अभी आपसे पिछले आधा घंटे में आपसे जब से मिला हूँ, जी जी सर तो जी। मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ आपसे मिलके। बस तो सर। हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। सर पूरी कोशिश करूँगा जो मुझसे हो पाएगा, कुछ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। और इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। यस सर। तो मैं जो हूँ अभी 2007 में एक तरह से इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन उससे पहले किया जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी लाइफ है, उसने बहुत सपोर्ट किया। हम आगे बढ़े हैं दीपक सर, उससे जी पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो जी। व्यूअर्स ने आपकी वीडियो के नीचे लिखे हैं, अरे कमिंग धन्यवाद। सून के वीडियो के नीचे। मैन विद परफेक्शन, इन्होंने लिखा है, लव यू सर, रियली इट इज ए ग्रेट न्यूज़। अरे हितेश कुमार ने लिखा है, ट्रू इंस्पिरेशन। सुनील कुमार राणा ने लिखा है, ग्रेट पर्सनैलिटी, अमेजिंग लीडरशिप। प्रशांत कुमार लिखते हैं, सुपर स्टार ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। प्रियोद कुमार लिखते हैं, सर काफ़ी दिनों से इंतजार था। सन शक्ति कुमार लिखते हैं, असली हीरो आने वाले हैं। आंचल गर्ग ने लिखा है, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का दूसरा नाम है दीपक सर। और शौकीन ने लिखा है, सितारे तो बहुत देखे हैं आपके इस शो में सर, लेकिन दीपक सर जैसा कोई नहीं देखा हमने। तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, सर। ये जो फैन है, व्यूवर्स हैं, इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि लोग इतना प्यार करते हैं। तो लव यू ऑल व्यूवर्स। और कोशिश करूँगा इसको बरकरार रखने की, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जीवन से सीखी हैं आप तक पहुँचाऊँ। तो दैट आज यही प्रयास रहेगा अगले कुछ क्षणों में। दैट्स ग्रेट सर। आपकी लाइफ जर्नी को लेके मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ, जानने के लिए बहुत जिज्ञासा है। जी जी। तो सर आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने आज तक शेयर नहीं की, और आज आपके साथ मौका मिला है उसे प्लीज सर। शेयर करने का। तो सर मैं आपको बताऊं, मेरा बर्थ 1979 में हुआ। और एक दुर्घटना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस टाइम पोलियो ड्रॉप यानी वैक्सीन लेने की वजह से मुझे पोलियो हो गया। अरे और अच्छा। बहुत सारे लोग थे, हो सकता है वो उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और वो वैक्सीन ख़राब थी, क्या था, वो केस भी चला, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था। जो हो गया था वो तो हो ही गया। और कई सारे लोगों को हुआ था। तो वो पोलियो पहले साल ही, मतलब एक तरह से मैं 1 साल का था उस टाइम ये हुआ। और फिर घर वालों ने, मेरे फादर पीपीएस ऑफिसर हैं, और उन्होंने पूरा प्रयास किया सब जगह पर दिखाने का, ये सब, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उस टाइम ये प्रॉब्लम हो गई, तो इस प्रॉब्लम के साथ ही मेरी फिर स्कूलिंग स्टार्ट हुई। और उस टाइम मैं देहरादून में, हम लोग थे, मेरे फादर पोस्टेड थे।
तो मुझे जो उनका गनर होते हैं, स्टाफ होता है, पुलिस स्टाफ जो अधिकारी होते हैं वहाँ पर, तो वो गोद में मुझे लेकर के स्कूल जाते थे, है ना, जीप से ले गए, फिर इस गोद में उठाया और क्लास में मुझे बिठाते थे। और वहाँ से जब छुट्टी होती थी तो फिर वो पुलिस वाले आते थे, फिर मुझे गोद में उठाते थे और घर तक ये चल रहा था। तो एक तरह से डिपेंड हर चीज़ के लिए। और घर में भी सर्वेंट्स वगैरह थे, तो कुछ भैया ये दे दो, अंकल ये कर दो, वो लाइफ चल रही थी। घर वाले पूरी केयर करते थे कि चलो ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कहीं ना जो जहाँ जिसने बताया वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो मेरी लाइफ में एक जो टर्निंग पॉइंट आया बचपन में, वो इम्पोर्टेंट सर, शायद उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो हमारा जो स्कूल था देहरादून में, उसमें एक प्रिंसिपल साहब आए और उनका आर्मी फोर्स बैकग्राउंड था। मुझे अभी इतना याद नहीं कि वो आर्मी से थे या एयरफोर्स से थे। और वो हमारे प्रिंसिपल आए, तो उन्होंने जब मुझे देखा एक दिन, नेक्स्ट डे वो गेट पे खड़े मिले। अच्छा। और वो जो पुलिस स्टाफ था उनको कहा कि आप जाइए और बच्चे को यहीं पे छोड़ दो। मेरा बैग लिया, बॉटल ली और मुझे, और उनको कहा आप जाइए। वो खड़े रहे, सर नहीं नहीं आप जाइए, स्ट्रिक्टली उनको बोला उन्होंने। तो वो चले गए और मुझे कहा कि अब आप अंदर क्लास में जाइए। अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो इतना वो नहीं कर सकता, कि जैसे मर्जी। और उन्होंने हाथ पकड़ा किसी तरह से करके, कभी मैं गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ। अच्छा। और लोगों की किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ, और टीचर्स भी देख रहे हैं, और वो मन ही मन वो प्रिंसिपल सर को ही कोस रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं इस बच्चे के साथ में, अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार कर रहे हैं एक तरह से। तो मुझे मेरी क्लास तक आधा घंटा लगा कौन सी पहुंचने में। क्लास में रहे होंगे आप? सर मेरा ये है मेरे ख्याल से फोर्थ क्लास। स्टैंडर्ड था, ओके। स्टार्टिंग की बात थी, फोर्थ फिफ्थ ऐसी। तो देहरादून की ये बात है। तो मैं क्लास तक पहुंचा और वहां पर मुझे उस दिन ऐसा लगा कि ये कौन आ गया इस तरह से। सेकंड डे फिर ऐसा ही हुआ। और मैंने घर पे भी बताया, तो घर वालों ने कोई रिस्पॉन्स किया। हो सकता है उन्होंने मेरे फादर से बात कर ली हो। तो घर वालों ने कहा, मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर 2 दिन ऐसा हो गया। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो फोर्सली मुझे भेजा, फिर वही मेरे साथ क्लास तक मुझे अपने आप जाना। फिर मुझे एक हॉकी दी उन्होंने, ये हॉकी पकड़ो, एक हाथ उन्होंने पकड़ा, फिर धीरे धीरे उससे मैं क्लास तक अपने पहुंचा। फिर जब मैं क्लास तक इजीली पहुंचने लगा, तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो सेक्शन था वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पे कर दिया। अच्छा। कि अब आपको जो है फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। अब सीढ़ियां मैंने कभी चढ़ी नहीं थी सर। अच्छा। अब उन्होंने कहा जैसे मर्जी। मैं हाथ से, आप देखेंगे जैसे छोटा बच्चा चलता है उस तरह हाथ से कर करके, और मैं रो रहा हूँ, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन चलना तो चलना है। तो मैं अपनी क्लास तक पहुंचा। फिर वो क्लास कुछ दिन बाद जब मैं वहाँ पर, मैंने टेक्निक निकाल ली कैसे मुझे चढ़ना है, कैसे दीवार पे हाथ रखना है, वो एक फ्लोर और ऊपर कर दी। अच्छा। अरे। उसके बाद फिर बैग भी मेरे कंधे पे आ गया, ये भी आपको खुद ही ले जाना है। तो वो आर्मी ट्रेनिंग हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और धीरे धीरे उन्होंने मेरी काउंसलिंग भी करते थे, कहते लंच आज मेरे साथ होगा। मैंने कहा मर गया आज तो। और वो दो बैठते थे। फिर उन्होंने जो मुझे एक चीज़ डाली मेरे अंदर कि बेटा ये सब जो दिख रहे हैं ना, आप नौकर चाकर ये सब सारा, ये कुछ नहीं रहना एक दिन, और आपको अपनी लाइफ खुद हैंडल करनी है, और कोई किसी को इतना वो नहीं करता। तो आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। आप मैक्सिमम काम जो कर सकते हो, आपको वो काम खुद करने हैं। और यदि ये आपने कर लिया तो आप बहुत आगे लाइफ में जाओगे। थोड़े दिन बाद स्काउट कैंप था। उस स्काउट में किसी ने सोचा भी नहीं था, उसमें भी मुझे उन्होंने कहा कि आप ड्रेस सिलवाओ, और वो सारा रस्सी बांधना, पेड़, ये सारा कुछ मेरे अंदर उन्होंने ऐसा भर दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा, कोई भी मैं काम देखता था कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई करता था उस चीज़ के लिए। आप ये देखिए कि मैंने पेड़ पे चढ़ना सीख लिया उस टाइम पर। अरे वाह, वो सहतूत के पेड़ होते थे, वो सहतूत खाना, वो सब लीची होती थी देहरादून में, है ना, वो उस पे चढ़ जाना, तोड़ना। मतलब ऐसा हो गया था कि ये तो मैं कर सकता हूँ इजीली सारी चीज़ें। तो ट्रैवलिंग भी शुरू कर दी, घूमने जाते थे। तो पहले मैं एक जगह बैठा रहता था, फिर मैंने घूमना भी शुरू किया। तो वहाँ से सर वो जो चीज़ मेरे अंदर आई कि मैक्सिमम काम मुझे अपने आप खुद करना है, घर में पानी लेना, कुछ करना, ये सब चीज़ें, वो कंफर्ट जोन से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। और यदि शायद वो ना होता तो शायद आज मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। ग्रेट ग्रेट। तो धीरे धीरे सर स्टडी चलती रही, अपना फादर की पोस्टिंग होती रही, हमारे भी जाते रहे। फिर जब मैं 12th में था तो एक दुर्घटना हुई। मेरा एक कज़न ब्रदर था, उसकी डेथ हुई, और चाचा जी का बेटा, इकलौता बेटा था, उनसे हमारा लगाव था बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि 3 बहनें थी, तो मैंने कहा मैं इनके साथ रहूँगा। अच्छा। तो अब मेरे पास सारी सुख सुविधाएं थी। मेरे फादर उस टाइम नैनीताल में पोस्टिंग थे, और सब नौकर चाकर ये सब चीज़ें होती थी। और वहाँ से निकल के फिर मैं अपने चाचा जी के पास आया। उनके वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, और एक नॉर्मल लाइफ।
तो मैं वहाँ पर रहा। वहाँ से मैंने अपना मेरठ कॉलेज ये जाना शुरू किया। मैं डेली जो है रेलवे स्टेशन के पास हमारा घर था, तो वो जो फ्लाईओवर था वो मुझे कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो मुझे पार करना होता था। अरे अच्छा। तो कभी ट्रेन से, कभी बस से। बस पकड़ने के लिए मुझे 1 किलोमीटर और चलना पड़ता था कि रेलवे स्टेशन से मुरादनगर जो बस स्टैंड है वहाँ तक जाने के लिए। तो वो एक तरह से मेरा जो बचपन का जो चीज़ मेरे अंदर थी उसकी वजह से मुझे वो कुछ लगा नहीं। ओके। और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस तरह से आगे बढ़ते 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 मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और बिजनेस माइंड में शुरू से ही था, मुझे लगता था कि कुछ करना। तो पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने एक इंस्टीट्यूट में मैं सेकंड बैच को, जैसे मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ओके। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, है ना। तो आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा कि ये मैं किया जा सकता है। मैं टीचिंग है मेरे अंदर जो मैं सिखा सकता हूँ लोगों को। तो मैंने उसी टाइम प्लान किया। मुझे किसी व्यक्ति के माध्यम से पता चला कि एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना होती है, अच्छा। उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। बिना घर वालों से डिस्कस किए, बताए हुए, मैंने वो हाई स्कूल की मार्कशीट रख करके, और वो सिंडिकेट बैंक से लोन मिलता है। अच्छा। तो वो उसमें सब्सिडी भी मिलती है कुछ, वो सिर्फ उसको मिलता है स्टार्टअप के लिए। प्रधानमंत्री एक रोजगार योजना है कुछ। तो एक एडवोकेट साहब थे, उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा। तो मैंने वो फंड लिया और मैंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट अच्छा। आईसीसी के नाम से मुरादनगर में शुरू किया सर। और करते 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 पढ़ाई के साथ साथ वो चल रहा है। अच्छा। और जब उसकी ओपनिंग करी, सारे रिलेटिव्स को बताया, तो वो चौंक गए कि ये अभी से काम शुरू। और धीरे धीरे मैंने वो इंस्टीट्यूट जो है 1 से 2, 2 से 3, है ना, थोड़ा रूरल एरिया में भी, वहाँ से इस तरह से वो लोन वोन सब खत्म करके जो अर्निंग्स होती थी वो उसी में, क्योंकि मुझे कहीं घर तो देना ही नहीं था, कुछ लाइबिलिटी नहीं थी। तो वो सब मैंने जब करना शुरू किया तो एक उसमें पूरा डूब गया एक तरह से। ओके। तो मैं सॉफ्टवेयर में था, लेकिन मुझे जब लगा कि एक कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और एक हार्डवेयर वाला आता है, वो उल्टा सीधा पैसे लेके चला जाता है। तो मैंने एक जेट किंग उस टाइम होता था हार्डवेयर का, वहाँ पर मैं गया। मैंने कहा यार मुझे कंप्यूटर असेंबल करना और ये सब चीज़ें, तो मैंने एबीसी नहीं चाहिए मुझे, जो आपका लास्ट बैच है या आगे का वो चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थोड़ी वहाँ से फिर कुछ और लोग थे, उनसे सीख करके मैंने हार्डवेयर में भी मास्टरी कर ली, और मैंने कंप्यूटर असेंबलिंग और ये सब चीज़ें भी करनी शुरू करी। तो अर्निंग्स बहुत अच्छी होने लगी। और फिर एक एमएनसी में भी मुझे कुछ कॉन्टेंट मिले सॉफ्टवेयर के इस तरह के। तो वहाँ मुझे जानने का मौका मिला सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर था और एक कंपनी थी, बड़ा ब्रांड था, उन्होंने भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट की थी। तो वहाँ उनका अकाउंट्स और ये सारा कुछ जो है सॉफ्टवेयर हमारे उसके पास था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा 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 नॉलेज होनी शुरू हुई। ओके। और एक बैंक मैनेजर थे, वो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट लेके आए, उन्होंने बहुत डीपली समझाया। तो वहाँ से मुझे थोड़ी नॉलेज हुई। तो मन में किया कि ये करना तो है, ये तो अलग ही दुनिया है। एक सही कॉन्सेप्ट का मैं इंतजार कर रहा था सर। और ये 2003-4 ये निकलता चला गया, मन में डायरेक्ट सेलिंग थी कहीं ना कहीं। ओके। और पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत मैंने 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे ही किसी के कहने से कि ठीक है सर आपकी हम आईडी लगा रहे हैं, मैं ठीक है लगा लो। संडे थोड़ा किया, अच्छी अर्निंग भी हुई। वो कॉन्सेप्ट ही चले गए कोई, क्योंकि छोटे मोटे कंपनी यही, कोई गाजियाबाद से खुल रही, कोई कहीं से। लेकिन मैंने कहा कि इसको अच्छे लेवल पे करना है। तो मुझे एक बेंगलोर का प्रोजेक्ट मिला ऐसे ही, और मुझे वो टेक्निकली भी बहुत अच्छा लगा। इंश्योरेंस बेस्ड था। राइट। और मैंने कभी थोड़ा सा एक बार टाटा एजी में पार्ट टाइम में इंश्योरेंस एजेंसी ले ली थी आईआरडी एग्जाम दे करके। बट जब मैं प्रैक्टिकली करने गया तो आईडी वो कोड तक मेरा टर्मिनेट हो गया, क्योंकि वो टारगेट होता ना 12 पॉलिसी का, यस यस यस। वो हुआ नहीं। क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन भी थी, लोगों से बात करना, किसी ने मना कर दिया तो दोबारा पूछा ही नहीं। सेल्स स्किल बिल्कुल जीरो थी, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे लेकिन सेल्स में जीरो थे। तो जब उस कॉन्सेप्ट को देखा तो मैंने कहा सॉरी इंश्योरेंस की नॉलेज तो है, चलो ये करके देखते हैं। अच्छा। पार्ट टाइम करना शुरू किया सर। करते 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 पहला महीना गया वही 600-700 रुपये, दूसरा महीने गया 2-3 हज़ार। जिस व्यक्ति ने वो बताया था, जो हमारे सीनियर थे, उनका उस टाइम 2.5 लाख रुपए का पे आउट था। अच्छा। ओके। मैंने कहा आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, और हम लोग तो, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा हम तो लाइन लगा देंगे, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई रिस्क भी नहीं है इंश्योरेंस चीज में। तो जब किया था तब तो बड़ा बड़ा लगा था कि हम तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, ये 2.5 लाख, ये तो हम 6 महीने में पहुंच जाएंगे, ये सब चीज़ मन में थी। लेकिन जब प्रैक्टिकली जो फील्ड में उतरे तो वो 2.5 लाख छोड़िए, 2,500 कमाना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है। तो वहाँ से फिर एक वर्कशॉप थी केरला में, वो हमने अटेंड करी। अच्छा। वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में थी, मलयालम में, इन सब चीज़ों में। बट वहाँ से जो एक
पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि वहाँ से आके फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कह लीजिए, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं वो जो हमने देखा था, लेकिन वहाँ से जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिली उस वर्कशॉप से, हमें पता चल गया हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। काम करना शुरू किया सर, उस कॉन्सेप्ट पे लगभग 7 साल काम किया। अच्छा। और 7 साल में ये देख लीजिए, मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो सीनियर्स बोलते ही हैं कि आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है, आप अपनी ड्रीम, हमने कहा ड्रीम लिस्ट, क्योंकि ड्रीम्स की बात कोई करता ही नहीं था पहले से, है ना स्कूल कॉलेज में ना वहाँ पर। फिर एक सीनियर जब ज़्यादा फोर्स करने के, मैंने चलो बैठते हैं, वो पीछे पड़ गए, तो मैंने बनाना शुरू किया। और वो उनका, मैं फ़ोन पे ही हूँ, आप एक एक करके। सर 72 तक मैंने लिखा। क्या बात है। वाइफ मेरे जो थी उनके साथ बैठ करके, वो इंस्टीट्यूट के दौरान ही हमारा जो है जब इंस्टीट्यूट चला रहे थे, तो वहीं पर फिर जो है शादी वादी सब उस टाइम हो गई थी हमारी। ओके। तो उसके बाद मैं जब ये ड्रीम लिस्ट बना रहे थे, दोनों के ड्रीम मिलकर के 72 थे सर। अच्छा। ओके। 73 नंबर पे हम सोच रहे थे क्या लिखें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। सर वो ड्रीम्स पर सीरियसली काम करना शुरू किया। वो एक तरह से ड्रीम गोल आप कुछ भी कह लीजिए, और सिर्फ 1.5 साल लगा सर उनको अचीव करने में। अच्छा। सिर्फ 1.5 साल, 1.5 साल में अचीव कर लिया। 1.5 साल में वो सारे 72, मैंने सोचा हमने ज़्यादा क्यों नहीं लिखे। और अब मैं उनको मुड़ के देखता हूँ कि वो ड्रीम्स जो थे, ड्रीम लिस्ट जो थी सर, वो नीड्स थी, जो हमारी ज़रूरतें थी, हम उसी को ड्रीम समझ रहे थे कि एक 4 व्हीलर हो, ठीक है, घर पे ये हो, ये एलईडी, वो सब चीज़ें जो थी, आज उस लिस्ट को देखते हैं तो हंसी भी आती है कि यार ये ड्रीम थे हमारे। वो सारी नीड्स थी, हमारी ज़रूरतें थी सर। राइट राइट। तो वो हमने सारी अचीव की, और वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और इनकम करोड़ में वहाँ पे पहुंची। मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर फोटो आने लगे, आर्टिकल्स आने लगे, एक सेलिब्रिटी वाली फील होगी, हजारों लोग जो है 5-5, 10-10 हजार लोगों की कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब चीज़ें होने लगी, और पूरे इंडिया में एक नाम हो गया, लोग जानने लगे। तो एक टॉप रैंक जो उस कंपनी का था, जहाँ पर बहुत ही कम लोग, मतलब वो कंपनी ने वेबसाइट से भी हटा दिया था, फिर बाद में डाला जब अचीव होना शुरू हुआ। तो वो जब वहाँ पर पहुँचे बिल्कुल टॉप पर, तो उसी टाइम पर 2013, आपको मालूम है उस टाइम क्या चल रहा था। तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग में इंश्योरेंस को बंद कर, वो कॉर्पोरेट एजेंसीज वगैरह सब ये बंद कर दी थी। तो जिस चीज़ पे हमने 6-7 साल से मास्टरी की, लोगों को सिखाया, ट्रेंड किया, और लीगल सब कुछ था, इंश्योरेंस कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में गलत तरीके से प्रमोट हो रहा था, शायद इसलिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको वही कि इतना लगा और इतने हो जाएंगे, वो गलत प्रैक्टिसेस भी थी। तो वो जब बंद हुआ तो हमें इतना झटका लगा। सोचिए कि एक टॉप रैंक पर, जहाँ ऐसा था कि अब लाइफ में शायद कुछ ना करना पड़े, हमारी जनरेशन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम उस इनकम पे थे, है ना। उस टाइम मल्टी आईडी का कॉन्सेप्ट था, तो 7 आईडी पे कैपिंग और ये सब चीज था, इतना सेफ सिक्योर वाली फीलिंग थी कि कई जनरेशन का काम हो गया अब। बट उसी टाइम 1 मिनट के अंदर जो है वो सारा जब न्यूज़ आई, तो अब कंपनी ने भी कोशिश करी कि वेलनेस प्रोडक्ट लाते हैं, कुछ ये लाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो आगे। तो उस टाइम मन में ये था कि अब क्या किया जाए। मैं खड़ा रहा, लास्ट तक खड़ा रहा, कंपनी डगमगाने लगी, लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। लोग कुछ मुझसे बोलते थे कि सर आप कोई आइडिया बताइए, आप हमारे अपलाइन नहीं रहेंगे, आप डिसीजन लीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं फिर भी रुका रहा, नहीं कंपनी शायद कुछ करेगी, शायद गवर्नमेंट को कुछ समझ में आ जाए, दोबारा से स्टार्ट हो जाए। लास्ट मोमेंट तक मैं लगा रहा सर, जब हुआ कि अब कुछ नहीं होना, तो फिर मैंने जो है एक अपने आप को सर्चिंग मोड में डाला कि क्या किया जाए, कैसा करा जाए। कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन कुछ ऐसा कुछ था नहीं, सुनने में आ रहा था आएगा आएगा आएगा, अब या तो वेट करो या मार्केट से ख़त्म हो जाओ। फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी गुजरात की स्टार्ट हो रही थी, उसमें मैंने स्टार्ट किया, जस्ट टाइम पास सर। वो मैं आपको क्लियरली बोलूँ कि मैंने कोई बहुत मन से या वैसे नहीं किया, मार्केट में बना रहूँ इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। ना तो किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, ना लॉस था। उसमें फर्स्ट वीक से ही कैपिंग लग गई। जब मैं आया तो बहुत सारे लोग अपने आप ही आ गए, मेरा कोई एफर्ट नहीं था। पहले प्रोजेक्ट पे तो मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया था तो मेरे जितने वेल विशर थे, ऐसा नहीं कि मेरे दुश्मन थे वो लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली में कल्चर था, सारे क्लास 1 ऑफिसर हैं, मेरे फादर पीपीएस थे, जैसे डीएसपी जैसे बोलते हैं। ये सब लोगों ने ये कहा कि ये आपके मतलब का नहीं है, ये सब फालतू के काम हैं, ये बैग उठा के निकल जाते हो, को आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं। तो ये सब चीज़ें थी, और चैलेंजेस इतने सारे आए शुरुआत में
तो वो सेकंड जब मैंने स्विच किया तब वो कोई चीज़ें नहीं थी मेरे पास में, क्योंकि वो जो 6-7 साल का टाइम था हाँ हाँ हाँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट था। जो शुरू के 2 साल थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज तो हम जंगल में कहीं भी छोड़ दो वहाँ से नेटवर्किंग शुरू कर देंगे। वो प्रोसेस वो आपने सीख लिया था। वो सारा सीख लिया था। अब शुरुआत में जब प्रॉब्लम आई कि जब मैंने रिसेंट घर वालों को सुनाया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग अब करूँगा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो मैंने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट बंद किए अच्छा। पूरी तरह से। सर ये टफ डिसीजन था, रनिंग उस टाइम चलते हुए इंस्टीट्यूट, और वो भी 2-3 इंस्टीट्यूट तो थे। उस समय इनकम ठीक ठाक आने लगी थी? हाँ, इंस्टीट्यूट में बहुत नहीं, इनकम ठीक ठाक नहीं थी सर। अच्छा। डिसीजन लिया 2-3 महीने हो गए, वो ट्रेनिंग में जब लेके आया केरला से, और उस टाइम कोई ज़्यादा इनकम नहीं थी सर, उतने में तो हमारा फ़ोन के बिल ये सब भी नहीं निकलते। तो क्या विजन था उस समय कि भाई यहाँ कामयाब हो जाएंगे? सर मेरा विज़न ये था, जब मैंने उसको देखा कि इस इंडस्ट्री में पावर तो है, लोग इसी कंपनी में इसी प्रोजेक्ट पे इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, अदर कंपनीज में भी कमा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमी मेरे अंदर है, तो मुझे वो दूर करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको फोकस करना होगा, और यदि मेरे इंस्टीट्यूट रहे तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। पार्ट टाइम में वो पार्ट टाइम जैसी इनकम ही आएगी, उस टाइम मेरा मानना ये था। तो मैंने उसको क्या किया, पूरी तरह से अपने इंस्टीट्यूट बंद किए, और एक टफ डिसीजन था, और सब लोगों ने मुझे मना किया ये आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है, सबने यही कहा, मैंने नहीं करते। और सर इंस्टीट्यूट का तो एक टाइमिंग होती है, लेकिन नेटवर्किंग में आपको पता है कोई टाइमिंग नहीं होती कि आप निकल गए, और कई जगह ऐसा होता था एक सवेरे वाली गाड़ी एक शाम वाली गाड़ी, उनका टाइम होता था फिक्स। इसके बाद कई बार वो छूट जाती थी, तो फिर लिफ्ट मांग करके और कैसे कैसे कहीं रेलवे स्टेशन पे ही रह गए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो शुरुआत में मुझे एक वाकया ध्यान आ रहा है कि मैं उस टाइम प्रॉब्लम जो आती थी, मैं प्रॉब्लम को कभी भी मैंने प्रॉब्लम की तरह लिया ही नहीं, क्योंकि वो जो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कुछ चीज़ें फीड की थी, उस प्रॉब्लम्स को मैंने चैलेंज की तरह से लिया। कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मेरा एंगल ये होता था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये चैलेंज है मेरे लिए, और इसको एक्सेप्ट करना है, इससे मुझे फाइट करनी है। तो मेरा जो एक ग्रुप है, जो मैं एजुकेशन ग्रुप पर ये सब ट्रेनिंग चलाता हूँ, उसका नाम भी फाइटर ग्रुप इसीलिए रखा है। अच्छा, ओके। है ना, तो फाइटर ऑलवेज विन, वो वाली बात है। तो एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हंसी भी आएगी। मैं आगरा मेरी वर्किंग शुरू हुई, तो मेरठ से मैं बस से जाता था, और उस टाइम क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम होटल के पैसे भी बचाते थे, टाइम भी बचाते थे। तो मैं लेट नाइट बस चलती थी वहाँ से, लास्ट बस मेरठ से 12-12:30 बजे, उसमें मैं जाता था, और सुबह वहाँ आगरा पहुँच के बस स्टैंड पे फ्रेश हुआ, अपना अच्छे से टाई वाई लगाई, सारा कुछ किया, और अपना फिर उनको कॉल करता था, भाई मैं आ गया, चलिए फील्ड में चलते हैं। सारा फील्ड किया, और शाम को रात को वहाँ से 3 बस थी, एक थी 11 बजे, एक 11:30 बजे, एक 12 बजे। तो मैं 11:30 वाली पकड़ता था, कहीं 12 वाली कैंसिल होगी तो पूरी रात यहीं रहना पड़ेगा। तो वहीं बस स्टैंड पे खाना खाया और चल दिया। मेरठ वो बस जो है सर 3-3:30 बजे उतारती थी, और उस टाइम पूरा सन्नाटा, कोई नहीं होता था, बैग कंधे पे, और वहाँ से अपनी बैसाखी से मैंने चलना शुरू किया। तो उस टाइम आपको पता है रात में कुत्ते बहुत एक्टिव हो जाते हैं, डॉग्स उनके एरिया होते हैं पूरे, और वो मेरे स्टिक को देखते भौंकना शुरू, कोई इधर से कोई उधर से। तो उस टाइम रात में जो चौकीदार वगैरह होते थे वो मुझे एक तरह से बचाते थे, उन्हें भगाते थे कि चलो भैया। और कई बार तो ऐसा होता था कि आज तो गया काम से, क्योंकि वो घूरना, एक को डंडा मारोगे तो दूसरा इधर से, तीसरा उधर से, वो घेर लेते थे पूरा। तो और घर तक पहुंचते मतलब हालत खराब की, अब कैसे करा जाए। अब या तो ये शेड्यूल चेंज किया जाए अपना रात वाला, या फिर कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो सर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं खाना खा रहा था वहाँ पर आगरा में बैठा हुआ, कि यार उनसे फाइट करनी है कुत्तों से भी जा करके वहाँ पर, डॉग्स से, क्या करा जाए। तो मैंने उससे कहा 2 रोटी एक्स्ट्रा पैक कर दे भाई। अच्छा। ढाबे वाले से। तो मैंने वो 2 रोटी पैक कराई, और जैसे ही मैं वहाँ मेरठ उतरा और थोड़ी दूर आगे चला, वो आ गए, तो मैंने रोटी निकाली और थोड़ा थोड़ा उनको डालनी शुरू करी। सर ये मैंने किया, और एक दिन हालत ये थी, कुछ दिन बाद मुझे देखते ही वो सारे पूंछ हिलाना शुरू करते थे। और जब मैं घर तक पहुंचता था, 20-25 कुत्ते कम से कम मेरे आगे पीछे एस्कॉर्ट करते हुए, एक तरह से कोई दूसरा कहीं से आ जाता तो वो उसको घूर के भगा लेते थे। कई बार चौकीदार आ गया कहीं, ये वो उसको, तो उसको भौंकने शुरू कर देते थे वो। तो मैंने ये चीज देखी सर। तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है सर, यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और आप उसको थोड़ा फ्रेंडली लेना, फ्रेंडली लें। या तो आप ये भी सोच सकते थे यार मैं कुछ है ना
जी। तेज हथियार लेके आता हूँ ताकि उनका हाँ। मुकाबला करूँ, उनको पीटूं। जी। तो आपने दूसरा तरीका अपनाया कि वे उनको कुछ खिलाता हूँ, प्यार करता हूँ उनसे प्यार करता हूँ। और प्यार से उनको मना लेता हूँ। जी 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 जी। सुपर सर, बहुत बड़ा तो मैसेज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं सर। हम्म। कई बार हम लोग जाते थे, आपने देखा होगा जो लोकल बसेज होती हैं बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, वो डग्गा मार बसें यस जो यस होती यस हैं, यस यस। उसमें नॉर्मल व्यक्ति को ही चढ़ने में प्रॉब्लम होती हम्म है। तो मैं मुजफ्फरनगर साइड रूरल एरिया में काम कर रहा था, कहीं भोपाल एक जगह पड़ती है, तो वो इतनी ऊंची ऊंची बसें थी, उसमें कैसे चढ़ा जाए। हम्म। तो मैं उसका सोल्यूशन निकाला। उसमें पहले मैं रिक्शा वाले को बुलाता था कि पहले रिक्शा में बैठा, फिर अच्छा। रिक्शा से फिर मैं रिक्शा वाले को देता भैया पैसे, वो पैसे भी नहीं लेते थे, अरे नहीं भैया इस बात के पैसे कहाँ से। हाँ। तो वो उस तरह से वहाँ जब वो जाता था तो फिर बाइक लेके कोई ना कोई आता था मुझे लेने के लिए आराम से। लेकिन मैं जब घर से निकलता था तो मुझे पता है कि मुझे जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा। पहले से सोचूं कि अब कैसे होगा क्या होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा सर। वंडरफुल। आज तक मैंने लाइफ में कोई मीटिंग कैंसिल नहीं करी। मैंने कोई टाइम दे दिया तो मैं वहाँ पहुंचा हूँ, चाहे आंधी आए तूफान आए चाहे कुछ भी आए। बहुत इंस्पायरिंग है दीपक जी सर सर। आपकी स्टोरी। और जो लोग मैं बहानेबाज तो नहीं कहूँगा उनको, जी लेकिन आपकी स्टोरी को सुन के वो जरूर सोचेंगे हम तो बहानेबाज हैं, बहाने बनाते हैं। जी आप जैसा स्ट्रगल बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में जी रहा होगा। फिजिकल एक चैलेंज था, जी। फिजिकल चैलेंज के साथ में पैसे भी उतने नहीं आ रहे होंगे उस उस समय टाइम पे। में नहीं थे सर, उस टाइम नहीं थे। हम्म धीरे धीरे अर्निंग्स बढ़ी, धीरे धीरे टास्क था कि मुझे इस महीने जो पहला मेरा पे आउट था उसको मुझे क्रॉस करना ही है। मेरा एक्चुअली किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं था, मेरा अपने से ही मैं कंपटीशन करता था कि मेरा लास्ट पे आउट यदि मेरा 5,000 है तो इस बार मुझे 5,000 चाहे 1 रुपया लेना पड़े, लेकिन वो मैं थोड़ा सा बढ़ा के उसको करूँगा। तो ये मेरा था, इस तरह से करता चला गया। और शुरू में गलतियां भी बहुत सारी हुई, हम लोगों को नॉलेज तो कुछ ज़्यादा थी नहीं किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है क्या करना है। धीरे धीरे सीखते चले गए और सीखते सीखते जो है सर एक ऐसी पोजीशन आई कि फर्स्ट जो मेरे एक था ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम लोग ये बोलते थे कि अरे सर आप कार क्यों नहीं ले लेते। जब मैं दूर जाता था पंजाब या वहाँ, तो मैं बोलता था यार इतनी दूर आता हूँ कार में तो थक जाएंगे, अब मैं ट्रेन में आता हूँ आराम से, यहाँ आप लोगों के पास तो है ही है। तो उस टाइम उनको हम बोलते थे, लेकिन अंदर लगता था कि हाँ जरूरत तो है डायरेक्ट सेलिंग। तो पहला टास्क लिया कि मुझे एक कार लेनी है, ओके। लेकिन ड्रीम कार नहीं। ड्रीम कार तो कोई दूसरी थी, वहां तक पहुंचने के लिए तो 2-3 कार बीच में लेनी पड़ेगी। तो सर 2007 में मैंने जब स्टार्ट किया और 25 मई सन 2007 को मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आया। ओके। और 9 दिसंबर सन 2007 को ही मेरी पहली कार जो अच्छा। है मेरे पास आई, और वो थी इंडिका, टाटा इंडिका। उस टाइम सबसे सस्ती डीजल की कार वही थी। खूब चलती थी, नेटवर्करों की पहली पसंद थी वो। पहली पसंद 28 रुपए डीजल था उस टाइम का, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो उसमें मैंने सर म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया था, बेस मॉडल लिया। म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया क्योंकि मुझे वो ज्यादा दिन चलानी थी, और मैंने ड्राइवर भी रखना पड़ा क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर सकता था। उससे पहले जब हम प्लान किसी को शेयर करते थे और दिखाते थे कि मुझे ये कार लेनी है और ये मिलता है, लोग कमेंट भी करते थे अरे सर आप ले लो, आप ही कार में बैठ लेंगे। और जो पीठ पीछे जो लोग बोलते थे वो और भी ज्यादा खतरनाक था कि घूम के आती तो है बातें, अरे यार ये आदमी कार चला नहीं सकता, कार की बात है ना। और जब हम कहते थे आपको हम सपोर्ट करेंगे, अरे इनको खुद सपोर्ट की जरूरत है, ये क्या सपोर्ट करेंगे। तो वो चीजें अंदर में टच नहीं करते थे कहीं? करती सर, मैं इग्नोर करता था। सिंपल फॉर्मूला मैंने अपना रखा है, कोई भी नेगेटिव चीज या इस तरह की आती थी मुझे मेरे टास्क से हटाने के लिए, सिंपल इग्नोर, और कुछ एक सिंपल मैंने फॉर्मूला कर रखा था, जो बोल रहे हैं इग्नोर करो। That's great. राइट सर। और सीधी सी बात है, किसी की एक लाइन मिटाने से बढ़िया अपनी लाइन लंबी खींच दो, है ना। तो मैंने कहा ये तो प्रूव करना है। तो सर जब पहली गाड़ी आई तो जो आस पड़ोस के लोग थे उनको लगा ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी ने इनको दी है, क्योंकि इंडिका थी वो टैक्सी वैक्सी ऐसा लगता था। फिर मैंने एक लड़का ड्राइवर अपॉइंट कराया, और नेटवर्कर की गाड़ी पर ड्राइविंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि हम आज निकले 2 दिन के लिए आ रहे हैं, एक हफ्ते में, है ना। गोरखपुर जाते जाते जो घूम गए बिहार, तो कुछ पता नहीं होता। तो धीरे धीरे कम सैलरी पे था, फिर उसकी सैलरी बढ़ाती चले गए, अपनी भी होती है। मेरा ज्यादातर जो पैसा था सारा वो कार पे और ड्राइवर पे इसी पे खर्च होता था। घर पे समझ लो कुछ नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि इसके कार के साइलेंसर से मैं जो पैसा धुएं के रूप में निकाल दूंगा ना, इसी से मेरा बिजनेस बनेगा और यही मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगी। सर पैसा बचाने के लिए रात में निकलते थे, जिससे कि मैं कार में ही सो जाता था। उसको बोलता तो ईयरफोन लगा, म्यूजिक सुन, और सुबह जब मैं मीटिंग लूंगा तो सो जाना। तो सुबह 10 बजे चेक इन करते थे, होटल प्लान करते थे, रात को फिर वहां से आगे निकलना। तो कार जो है ना वो घर जैसा हो गई थी हमारी। और सर मेरा टास्क था 20 सितंबर 2008 को अपनी ड्रीम कार, उस टाइम मैंने फोर्ड फिएस्टा सोची थी कि वो लेनी है। उस टाइम वो एक बड़ा था जिसके पास नहीं है कुछ भी, पैदल चल रहा है, क्योंकि मैंने सर
10th क्लास के बाद मैंने अपने घर से पैसा नहीं लिया था अपनी एजुकेशन के लिए भी। ओके। ये मेरा अपना खुद का वो था कि ट्यूशन पढ़ाओ चाहे कुछ करो उस तरह से। तो मैंने फिर सोचा कि ये 20 सितंबर को लेनी है, लेकिन सर आप देखिए कि गोल सेट किया, काम करना शुरू किया, 23 मई सन 2008 को मेरी कार आ गई। अच्छा। टारगेट से काफी पहले। और वहां से फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। वो मेरी ड्रीम कार थी। फिर गाड़ियों की लाइन, जब घर पे दूसरी कार आई तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, जो आसपास के लोग थे। चलो ठीक है, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, पांचवी आई, राइट। मतलब हर साल एक नई कार समझ लीजिए ऐसा हो जाता था। तो जो लोग ऐसा बोलते थे कि ये शायद कंपनी ने दे दी या किसी ने दे दी, तो अब घर के बाहर कोई दूसरी कोई नई कार किसी और की भी खड़ी है ना, तो लगता था लोग यार एक और ले ली। लोगों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि कोई नई कार मेरे घर के साथ बाहर देख ली तो ये इन्होंने ही ली होगी। तो ये चीजें हुई है सर। लेकिन ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि आपका है इस बिजनेस में, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए सर कामयाब होने के लिए। एक ही आदमी चाहिए, वो आप खुद है। क्या बात है, वंडरफुल। यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आप अपने आप में एक मिसाल हैं दीपक सर, अपने आप में एक ग्रंथ हैं आप। आपको अगर कोई पढ़ ले, आपकी पूरी जर्नी को अगर कोई अच्छे से अंदर बैठा ले, तो फिर उसको किसी बाहरी मोटिवेशन की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्टोरी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है दीपक सर। एक इंटरव्यू में उसको हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, कुछ मिनटों में नहीं पॉसिबल नहीं है, इसलिए कई मेन पॉइंट छोटे से मैंने आपसे शेयर किए हैं सर। जी जी जी। वरना चैलेंजेस की भी भरमार है, सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग एक काम करते हैं सर, तेरा का बताया आपको जैसे। जी जी दीपक सर, हम एक काम करते हैं, ये एपिसोड हम लोग यहीं पे इसको हम लोग विराम देते हैं जी। अगले एपिसोड में हम लोग बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। मेरे पास में बहुत लंबी एक फहरिस्त है, व्यूअर्स ने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उसको कवर करेंगे। इस इंटरव्यू को यहीं पे विराम देते हैं। आपने समय निकाला व्यूअर्स की तरफ से, दिल की गहराई से, इतने अच्छे से इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे मौका दिया और वाकई में मुझे आकर के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोग आपके माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचेंगे और एक व्यक्ति की भी लाइफ चेंज हुई तो मेरा यहाँ पर आना ये सब जो है कामयाब होगा। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सर। हम लोग विदा लें उससे पहले मैं एक छोटी सी भेंट आपको करना चाहता हूँ पूरी टीम की तरफ से। जी जी। ये किताब है सर, आपके हर सवाल का जवाब। अरे इसमें हमने 25 टॉप लीडर्स के इंटरव्यू जो हैं उनको इसमें रिटर्न फॉर्मेट में हम लोग उसको लेके आ गए हैं। और इसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, दीपक बजाज, मुकेश कोठारी, हर्षवर्धन जैन, सुरेखा भार्गव, एसपी बहरल, सूर्या सिन्हा, टीएस मदान, सब बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे हैं। और इसमें मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। दीपक जी, आप अपने नाम के अनुरूप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के तिमिर को दूर कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बहुत प्रभावित हूँ। ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये मेरे लिए एक बहुत कीमती चीज़ है और मैं इसको बिल्कुल प्रमोट करूँगा और खुद इसको सबसे पहले पढ़ के जो चीज़ें सीखने को, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है आपसे सर ऑलरेडी, और आगे सीखने का मौका मिलेगा। तो सर मिलते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से एक बार यहाँ पर बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे दीपक कुमार सिंह, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। उनकी कहानी किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। सो वो सारे के सारे लोग जो कहीं ना कहीं बहाने बनाते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, इस वजह से नहीं कर सकता, उन सबको ये इंटरव्यू शेयर कीजिए, उनको जगाइए और इसको सुनने के बावजूद में उनको लगेगा कि यस मैं भी कर सकता हूँ। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।